हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं वो एक डीप डाउन एनालिसिस है। डीप डाउन एनालिसिस किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर का। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम कंप्लीट एनालिसिस करते हैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर का, सेक्टर के प्रोज एंड कॉन्स, सेक्टर की हेडविंड्स एंड टेलविंड्स और सेक्टर के कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो आपकी रडार पे होनी चाहिए। हम यहां पर आपको रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, लेकिन हम पूरा का पूरा डायसेक्शन करते हैं, जहां पर मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करूंगा कैसे इंडिया का पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे वो आपकी रडार पे रहना चाहिए, या मैं बोलूं क्यों वो आपकी रडार पे रहना चाहिए अगले कुछ सालों तक। अगर आप सही टाइम पर सही सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके रिटर्न कमाने की अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि पिछले 4 से 5 सालों के अंदर अगर आप स्टार्टिंग से डिफेंस सेक्टर में बैठे होते तो आपके रिटर्न्स अच्छे रहते। उससे पहले अगर आपने फार्मा परचेज किया होता, एफएमसीजी किया होता, तो भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते। ठीक उस तरीके से कभी आईटी का टाइम आता है, कभी शुगर का आता है। आज हम जिस सेक्टर की बात कर रहे हैं उस सेक्टर का टाइम चल रहा है और उस सेक्टर का टाइम आने वाले कई सालों में रह सकता है। मैं यहां पर आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि कैसे आप ये पता करते हैं कि किस सेक्टर का टाइम चल रहा है, कैसे पता करते हैं कि इसके स्टॉक्स का एनालिसिस कैसे करते हैं। ये सारी चीजें मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, आज की वीडियो एक सुपरफिशियल वीडियो या फिर ऊपर ऊपर से डिस्कस करने वाली वीडियो नहीं है। मैं एक थॉरो एनालिसिस करूंगा, मैं सारा का सारा थ्रेड बाय थ्रेड खोलूंगा इस पूरे के पूरे सेक्टर को। तो प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और सारा काम छोड़कर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी इनसाइटफुल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। कंपनीज के बारे में बात भी होगी तो चार्ट्स भी यूज होंगे, इसीलिए प्लीज मेक श्योर पूरे फोकस के साथ वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज हम इंडिया के पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, इसे हम टीएनडी सेक्टर के नाम से बुलाएंगे, ये एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर लेंस से डीकोड करने वाले हैं, जहां हमारा मेन फोकस होगा कंपनीज पर। क्योंकि सिंपल सी बात है, सेक्टर चाहे कितना भी ग्रो करे, रियल वेल्थ क्रिएशन तब होती है जब कंपनीज उस ग्रोथ को प्रॉफिट और रिटर्न्स में कन्वर्ट करती हैं। फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम सेक्टर को समझेंगे, उसकी ग्रोथ स्टोरी को डिकोड करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से प्लेयर्स एक्चुअली इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज होती हैं, तो कौन सी कंपनीज में फोकस करना है। लेकिन उससे पहले हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि पावर टीएनडी सेक्टर होता क्या है। दोस्तों, अब सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सेक्टर एक्चुअली में करता क्या है, काम एक्चुअली क्या करता है। पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर का मेन काम होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेशन सोर्स से लेकर एंड यूजर्स तक एफिशिएंटली और रिलायबली पहुंचाना। हम टीएनडी के नाम से इसको बुलाते रहेंगे, आप समझ जाइएगा। इस सिस्टम के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि नाम भी बता रहा है। ट्रांसमिशन का रोल होता है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसफर करना, जनरली 220 किलोवोल्ट या फिर उससे ज्यादा, जिससे पावर प्लांट्स के सब स्टेशन तक एनर्जी फ्लो होता है और डिफरेंट स्टेट्स के बीच कनेक्टिविटी मेंटेन होती है। यह पूरे सिस्टम का बैकबोन होता है। दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी को लोअर वोल्टेज पर कन्वर्ट करके डायरेक्टली कंज्यूमर्स के घर तक पहुंचाना, कंज्यूमर्स तक डिलीवर करवाना। चाहे वो घर हो, ऑफिस हो या फिर इंडस्ट्री, ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंश्योर करता है और इसी स्टेज पर एफिशिएंसी और लॉसेस का इंपैक्ट सबसे ज्यादा दिखता है, जो इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से अगर हम ये देखें तो ये सेक्टर एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है। लेकिन सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर कंपनी इस ग्रोथ का इक्वल बेनिफिट नहीं ले पाती है। सेक्टर ग्रो कर रहा है, डिमांड बढ़ रही है और गवर्नमेंट कैपेक्स भी आ रहा है। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन रिटर्न्स सिर्फ उन कंपनीज को मिलते हैं जो प्रोजेक्ट्स को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करती हैं, साथ ही साथ कॉस्ट को भी कंट्रोल करती हैं और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक बिल्ड कर पाती हैं। मतलब हर लेवल पे वो एफिशिएंट है। इसीलिए हमारा फोकस रहेगा उन प्लेयर्स पर जो सिर्फ सेक्टर का हिस्सा नहीं है, बल्कि उस ग्रोथ को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली प्रॉफिट्स, मार्जिन और शेयर होल्डर रिटर्न्स में कन्वर्ट भी कर पा रहे हैं। दोस्तों, अब हम यहां पर बात करते हैं मेजर प्लेयर्स इन द सेक्टर्स की। इंडिया के पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन विच इज टीएनडी सेक्टर, इसमें कुछ की प्लेयर्स हैं जो इस पूरी ग्रोथ स्टोरी को ड्राइव कर रहे हैं।
और हर कंपनी का रोल और पोजीशनिंग अलग अलग है। इन सबके बारे में अभी हम यहाँ पर डिटेल में भी जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी कंपनी की, विच इज PGCIL, विच इज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो इंडिया की लार्जेस्ट ट्रांसमिशन कंपनी है और इंटर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क का बैकबोन भी है। ये एक रेगुलेटेड मॉडल पर ऑपरेट करती है जहां पर स्टेबल और प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं, इसीलिए इसे सेक्टर का सबसे सेफ और डिफेंसिव प्लेयर माना जाता है। डिफेंसिव का मतलब ये नहीं कि रिटर्न्स नहीं देती है, ये आपको डिविडेंड की फॉर्म में रिटर्न्स दे सकती है और ये आपको कैपिटल गेन में भी रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। दोस्तों एग्जीक्यूशन और ईपीसी का मतलब होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। एग्जीक्यूशन और ईपीसी में KPIL विच इज कल्पत्रु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड और KEC, ये दोनों कंपनीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये दोनों कंपनीज डोमेस्टिक के साथ साथ ग्लोबल मार्केट्स में भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती हैं और लार्ज स्केल ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती रहती हैं, विच इज इन देयर ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन। इससे इन्हें स्टेडी ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है। अब दोस्तों यहां पर हम मिड साइज कंपनी की बात करें तो मिड साइज और फास्ट ग्रोइंग कैटेगरीज में दो कंपनीज हैं, विच इज स्किपर एंड ट्रांसरेल। ये काफी प्रोमिनेंट कंपनीज हैं और ये कंपनीज अपनी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी और एक्सपोर्ट एक्सपोजर की वजह से तेजी से ग्रो कर रही हैं और सेक्टर के हाई ग्रोथ सेगमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। साथ ही अगर हम एक नीश और एफिशिएंट प्लेयर की बात करें, विच इज टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग, ये अपने स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स, लो डेट और सिलेक्टिव प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के थ्रू अपनी अलग पोजीशन बना लेती है इस पूरे सेक्टर के अंदर। ये कंपनी क्वालिटी और एफिशिएंसी का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफर करती है। दोस्तों ओवरऑल अगर हम समझें तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कल्पत्रु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, KEC इंटरनेशनल लिमिटेड, स्किपर लिमिटेड, ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड और टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मिलकर इंडिया के T&D सेक्टर को शेप कर रही हैं, जहां एक तरफ स्टेबिलिटी है और दूसरी तरफ हाई ग्रोथ और ग्लोबल अपॉर्चुनिटी का क्लियर पोटेंशियल दिखाई देता है। अब इस फाउंडेशन के बाद अगले पार्ट में हम इन कंपनीज का डिटेल ब्रेकडाउन भी करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक हमें समझ में आया है कि T&D सेक्टर होता क्या है और इसकी बड़ी कंपनीज कौन कौन सी है और उनके नीश क्या है, वो इस पूरी इंडस्ट्री में कहां पर स्टैंड करते हैं। अब हम इसको आराम से और ज्यादा ब्रेकडाउन करेंगे, उनके ऑर्डर बुक्स को स्टडी करेंगे, मार्जिन्स को स्टडी करेंगे, बैलेंस शीट, स्ट्रेंथ और वैल्यूएशंस के बेसिस पर इस एनालिसिस के थ्रू आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कौन कौन सी कंपनी सेफ और स्टेबल है, कौन सी हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती है और कौन सी कंपनी इन्वेस्टर के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्योंकि हम सबकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी भी अलग अलग होती है, तो कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है, कोई शॉर्ट टर्म के लिए करता है, कोई एग्रेसिव होता है, कोई कंजर्वेटिव होता है। तो आपके लिए कौन सी कंपनीज अच्छी हैं, चलिए अब हम यहां पर अपने एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। देखिए नंबर्स का रियल मीनिंग क्या होता है वो हमें अब समझ में आएगा। अब हम सिर्फ डेटा देखने पर नहीं बल्कि उसका डीपर इंटरप्रिटेशन समझने वाले हैं। इन्वेस्टिंग में आप नंबर्स की बात करें, परसेंटेज की बात करें, रेशोज की बात करें, ये तब तक मीनिंगफुल नहीं होते हैं जब तक आप ये ना समझो कि वो कंपनी के बिजनेस मॉडल, रिस्क प्रोफाइल और फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल के बारे में क्या सिग्नल देते हैं। इंडिया का T&D सेक्टर विच इज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्ट्रक्चरल ग्रोथ फेज में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है। यहां पर डिमांड स्ट्रांग है, कैपेक्स पाइपलाइन बहुत लार्ज है और रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इसको पुश कर रहा है। लेकिन इस ग्रोथ का बेनिफिट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। कुछ कंपनीज स्केल बिल्ड करती है, कुछ स्टेबिलिटी मेंटेन करती है और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो ग्रोथ को एफिशिएंटली प्रॉफिट्स और रिटर्न्स में कन्वर्ट करती हैं। इसीलिए ये सेगमेंट जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। दोस्तों नंबर्स को आइसोलेटेड देखने की बजाय उन्हें कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत जरूरी है और यही वो कॉन्टेक्स्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। क्या वो सस्टेनेबिलिटी दिखाते हैं या फिर वो सिर्फ टेम्परेरी स्पाइक दिखा रहे हैं? क्या वो एफिशिएंसी रिफ्लेक्ट करते हैं या रेगुलेटेड फ्रेमवर्क का रिजल्ट है? ये सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों बात करते हैं PGCIL विच इज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। दोस्तों PGCIL इस पूरे सेक्टर की स्टेबिलिटी का इंजन है। 1.48 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक और 80% से ऊपर का ऑपरेटिंग मार्जिन। पहली नजर में यह चीज एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव लगती है। ऐसा लगता है कि कंपनी एक्सेप्शनली प्रॉफिटेबल और डोमिनेंट पोजीशन में है, जो कि सच भी है, लेकिन इसका रीजन समझना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स ये हाई मार्जिन ऑपरेशनल सुपीरियरिटी का रिजल्ट नहीं है, बल्कि ये रेगुलेटेड रिटर्न मॉडल 15 से 16% के ROE का आउटकम है। इसका मतलब यह है कि कंपनी का बिजनेस कंपेटिटिव प्राइसिंग या कॉस्ट एफिशिएंसी से ड्रिवन नहीं है, बल्कि ये एक प्री डिफाइंड रिटर्न फ्रेमवर्क पर चल रहा है। इसीलिए चाहे इनपुट कॉस्ट बढ़े या मार्केट कंडीशंस चेंज हो,
कंपनी का अर्निंग प्रोफाइल लार्जली स्टेबल रहने वाला है या लार्जली स्टेबल रहा है अभी तक, आई वुड से। जब तक हम 17% से ऊपर के आसपास का आरओई और 13% के आसपास का आरओसी देखते हैं तो ये हाई लग सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में एश्योर्ड रिटर्न बैंड के अंदर ही आते हैं। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है बल्कि कंसिस्टेंसी का इंडिकेटर है। तो यहां पर अगर मुझे पीजीसीएल के बारे में एक चीज के बारे में बात करनी है तो वो कंसिस्टेंट रिटर्न का कंपाउंडर रहा है अभी तक अपने इन्वेस्टर्स के लिए। फ्रेंड्स, पावर ग्रिड या फिर पीजीसीआईएल, आप किसी भी नाम से इसको बुला सकते हैं, इसका रेवेन्यू ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 2% के आसपास रहना भी इसी बात को रीइंफोर्स करता है जो भी हमने बात करी है। कंपनी एग्रेसिवली एक्सपेंशन नहीं करती है बल्कि इंक्रीमेंटल और रेगुलेटेड पेस पर ग्रो करती रहती है। ये ग्रोथ का लिमिटेशन नहीं है बल्कि डिजाइन है, क्योंकि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिस्टम को स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी मेंटेन करवा के रखना है, ना कि हाई ग्रोथ को चेस करना। तो अगर आप सेफ कंपनी की तरफ जाते हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना, तो पावर ग्रिड आपकी रडार पे हो सकती है। अगेन आई एम सेइंग, मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता देता हूं कि आज से 4-5 साल पहले इसका स्टॉक प्राइस अप्रोक्सीमेटली 60 रुपीज के आसपास का चल रहा था, जो आज 300 रुपए से ऊपर का चल रहा है। अगर हम इस कंपनी को और डीपली देखें तो पावर ग्रिड का लार्ज ऑर्डर बुक विच आई टोल्ड यू अर्लियर अप्रोक्सीमेटली 1.48 लाख करोड़ के आसपास का है। ये भी हाई ग्रोथ सिग्नल नहीं देता है बल्कि ये लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी और कंटिन्यूटी का सिग्नल देता है। तो ज्यादातर प्रोजेक्ट्स इस कंपनी के पास ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ये बैकलॉग इंश्योर करता है कि कंपनी के रेवेन्यू स्टेबल रहने वाले हैं। देखिए, प्रोजेक्ट जो है वो लंबे पीरियड तक चलते रहते हैं, इसीलिए 1.5 लाख करोड़ का उसका ऑर्डर बुक चल रहा है। कई साल लगेंगे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। इसका मतलब उस पूरे पीरियड में उसका रेवेन्यू ब्रॉडली कंसिस्टेंट रहने वाला है अगर वो टाइम पे एग्जीक्यूट करती रहती है तो। लेकिन एक्सपोनेंशियल जंप एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है ऐसी किसी कंपनी के अंदर, तो ये उसका ड्रॉबैक भी है। तो दोनों चीजों के प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको बता दिए वहां पर। दोस्तों, इंटरप्रिटेशन ये है कि पावर ग्रिड एक लो रिस्क प्रिडिक्टेबल इनकम जनरेटर है। ये पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी दे सकता है, ये डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करता है और कंसिस्टेंट कैश फ्लो जनरेट करता है एज अ कंपनी। लेकिन ये वेल्थ मल्टीप्लिकेशन का प्राइमरी ड्राइवर नहीं बन सकता है, ऐसा पर्सनली मेरा मानना है। उसका रीजन ये है कि ये पूरी इंडस्ट्री की बैकबोन है। ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करने की जगह ये पूरे सेक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, क्योंकि ये अपनी स्पेस पे आगे बढ़ेगा। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये जंगल का हाथी है। अब हम बात करते हैं दूसरे छोटे हाथी के बारे में। यहां पर हम बात करेंगे कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड विच इज केपीआईएल के बारे में। दोस्तों, केपीआईएल में 65,000 करोड़ से ऊपर की ऑर्डर बुक और 35% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ रेट, ये एक कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी बताता है। ये नंबर्स क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि कंपनी एग्रेसिवली एक्सपेंशन मोड में है और एक्टिवली न्यू प्रोजेक्ट्स विन कर रही है। दोस्तों, ये हाई ग्रोथ एक पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन जब हम इसको डीपर एनालाइज करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट नुआंस भी हमारे सामने आता है। मार्जिन्स 9% के आसपास हैं और कुछ पीरियड्स में 7% के आसपास तक कॉम्प्रेस हो जाते हैं। ये फ्लक्चुएशन एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रोल फुली इंटरनल नहीं है, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। स्टील और मेटल्स जैसे की इनपुट्स के प्राइसेस FY 23-24 में 10 से 15% बढ़ने की वजह से मार्जिन डायरेक्टली इंपैक्ट हुए थे। इसका मतलब है कि बिजनेस स्केलेबल तो है, लेकिन कॉस्ट की वॉलिडिटी से इंसुलेटेड नहीं है। कंपनी की आरओसी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 16% के आसपास की है, आरओई की बात करें तो 10% के आसपास की है। ये भी एक इंपॉर्टेंट सिग्नल देते हैं। जब रेवेन्यू ग्रोथ 35% है, 35% के आसपास का है, लेकिन रिटर्न सिर्फ मिड टीन्स या लोअर रेंज में है, तो इसका मतलब यह है कि ग्रोथ के लिए कैपिटल और एफर्ट ज्यादा लग रहा है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज नहीं हो रही है। और अगर हम इसको अब और डीपली इंटरप्रेट करते हैं, एक लेवल और डीप चलते हैं, अगर हम इसको और डीपली इंटरप्रेट करते हैं तो केपीआईएल का लार्ज ऑर्डर बुक ग्रोथ का इंडिकेटर है, लेकिन यह भी जरूरी है कि एग्जीक्यूशन क्वालिटी और कॉस्ट कंट्रोल मेंटेन रहे। यह इस कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है। अगर एग्जीक्यूशन डिले हुआ या इनपुट कॉस्ट स्पाइक हुआ तो प्रॉफिट इंपैक्ट हो सकता है। तो आने वाले टाइम में आपको इस कंपनी के बारे में इस चीज का खास ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका ग्लोबल एक्सपोजर। 40% इसके रेवेन्यू का एक्सपोर्ट्स के थ्रू आता है। यह डाइवर्सिफिकेशन एडवांटेज देता है, लेकिन साथ ही करेंसी रिस्क भी पैदा कर देता है, जियोपॉलिटिकल रिस्क भी पैदा करता है और एग्जीक्यूशन कॉम्प्लेक्सिटी को भी ये इंक्रीज कर सकता है। दोस्तों, इंटरप्रिटेशन ये है कि केपीआईएल एक ग्रोथ ड्रिवन बट मार्जिन सेंसिटिव बिजनेस है। ये एग्रेसिवली स्केल कर रहा है और डिमांड कैप्चर कर रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का कंट्रोल
पार्शियल है, इसके अपने हाथ में नहीं है, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इन्वेस्टर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन साथ में एग्जीक्यूशन और कमोडिटी रिस्क या फिर करेंसी रिस्क को समझना आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर केपीआईएल के लिए ये चीजों को याद रखिएगा। हम इस चीज का समरी भी एंड में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर ये कंपनी अपनी एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी इंप्रूव करे और मार्जिन स्टेबलाइज करे तो ये स्ट्रॉन्ग कंपाउंडर बन सकती है, लेकिन अगर कॉस्ट प्रेशर कंटिन्यू रहते हैं तो ग्रोथ के बावजूद रिटर्न्स लिमिटेड बन सकते हैं, रिटर्न्स लिमिटेड रह सकते हैं। अब तक के एनालिसिस से एक क्लियर कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ पावर ग्रिड है जो स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, जहां ग्रोथ लिमिटेड है लेकिन रिस्क भी मिनिमल है। दूसरी तरफ केपीआईएल है जो हाई ग्रोथ शो कर रही है, लेकिन उस ग्रोथ के साथ वोलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी भी आती है। दोस्तों, यही डिफरेंस इन्वेस्टिंग का कोर है, सर्टेनिटी वर्सेस ग्रोथ। अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो प्लीज मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब हम यहां पर चलेंगे अपनी तीसरी कंपनी की तरफ, विच इज केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड। दोस्तों, केईसी लिमिटेड की बात करें तो आई वुड से स्टेबिलिटी थ्रू डाइवर्सिफिकेशन बट डाइल्यूटेड मार्जिन्स। दोस्तों, यहां पर कंपनी का 34,000 करोड़ का 34,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है और उसका डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू मिक्स विच इज टीएनडी से 51% आता है, एक्सपोर्ट से 26% आता है, बाकी रेलवेज, केबल्स, सिविल इंफ्रा, इन सारी चीजों से आपका रेवेन्यू कंप्लीट होता है। ये एक लेयर्ड स्टोरी बताता है। सरफेस लेवल पर ये स्ट्रॉन्ग लगती है, लार्ज बैकलॉग प्लस मल्टीपल बिजनेस सेगमेंट्स इज इक्वल टू स्टेबिलिटी। लेकिन जब हम इसको डीपर लेवल पर डीकोड करते हैं तो एक डिफरेंट पिक्चर हमारे सामने आ जाती है। डाइवर्सिफिकेशन का मेन बेनिफिट ये होता है कि कंपनी किसी एक सेगमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर टीएनडी डिमांड टेम्परेरीली स्लो हो जाती है तो रेलवेज या सिविल इंफ्रा बिजनेस को सपोर्ट कर रही है या सपोर्ट कर सकती है। इसी वजह से केईसी का रेवेन्यू प्रोफाइल रिलेटिवली स्टेबल लगता है, स्टेबल रहता भी है कंपेयर टू प्योर प्ले ईपीसी कंपनीज जिनके बारे में हमने पहले बात करी। ये एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। जब बुरा वक्त आता है तो कोई और चीज से रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन का एक हिडन कॉस्ट भी होता है। आपका फोकस डाइल्यूट हो जाता है। जब कंपनी मल्टीपल सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है तो एग्जीक्यूशन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। हर सेगमेंट का कॉस्ट स्ट्रक्चर, रिस्क प्रोफाइल, एग्जीक्यूशन साइकिल अलग अलग होता है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट मार्जिन्स पर भी दिखता है। जब हम मार्जिन्स विच इज अराउंड 7% के आसपास अगर हम इसको देखते हैं तो ये सिर्फ लो प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर नहीं है, बल्कि ये सिग्नल है कि कंपनी अपनी स्केल और डाइवर्सिफिकेशन के बावजूद प्राइसिंग पावर बिल्ड नहीं कर पा रही है। ये प्रोजेक्ट्स लार्जली कंपेटिटिव बिडिंग पर मिलते हैं, जहां मार्जिन्स नेचुरली थिन होते हैं क्योंकि बाकी सारे कंपटीटर्स भी ट्रेड कर रहे होते हैं या प्रोजेक्ट्स के लिए भाग रहे होते हैं। इस कंपनी की आरओसी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 18% के आसपास की है। आरओई की बात करें तो अराउंड 12% के आसपास की है। इसका मतलब यह है कि कंपनी अपने कैपिटल का डिसेंट यूज कर रही है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर पा रही है। ये नंबर्स एक इंपॉर्टेंट इनसाइट देते हैं। कंपनी एफिशिएंट है, लेकिन कैपिटल से एक्सेप्शनल रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पा रही है। अगर हम केईसी को और डीपली एनालाइज करें या इंटरप्रेट करें तो यह क्लियर होता है कि केईसी का स्ट्रैटेजी ग्रोथ को एग्रेसिवली मैक्सिमाइज करना नहीं है, बल्कि रिस्क को कंट्रोल करते हुए स्टेडी एक्सपेंशन मेंटेन करना है। इसीलिए ये कंपनी बूम फेजेस में सेक्टर लीडर्स जितना आउट परफॉर्म नहीं करेगी, लेकिन डाउनटर्न्स में कंपैरेटिवली रेजिलिएंट रहेगी। एक और सटल पॉइंट ये है कि लार्ज ऑर्डर बुक विच इज अराउंड 34-35,000 करोड़ के आसपास ऑटोमेटिकली हाई प्रॉफिटेबिलिटी का गारंटी नहीं देता है। अगर एग्जीक्यूशन डिलेज, कॉस्ट ओवररन्स या वर्किंग कैपिटल प्रेशर आता है तो प्रॉफिट स्क्वीज हो सकता है। दोस्तों, ईपीसी कंपनीज में यह रिस्क इनहेरेंट होता है। अब हम यहां पर 2 मिनट का पॉज लेकर इन तीनों कंपनीज के फाइनेंशियल्स को चेक कर लेते हैं, फिर हम केईसी पे वापस आएंगे। यहां पर देखिए, मैं आपको लेकर चलता हूं धन के चार्ट्स पे और फिर मैं वहां से आपको लेकर चलूंगा धन के स्कैनेक्स टर्मिनल पे। ये रहा पावर ग्रिड का चार्ट। आप देखिए 2020 में जहां पर इसके प्राइसेस सिग्निफिकेंटली क्रैश कर गए थे, ऑफ कोर्स क्योंकि पावर की रिक्वायरमेंट ही कम हो गई थी, 68 रुपीस पे शेयर प्राइस आ गया था, जिसने इमीडिएटली सीधा सिंगल डायरेक्शन रैली प्रोवाइड करी है और 360 के आसपास का हाई हिट किया है। तो यहां पर देखिए अभी वो स्टॉक प्राइस 320 के आसपास चल रहा है। यहां पर अगर हम केपीआईएल की बात करें तो केपीआईएल का चार्ट भी वैसा ही दिखता है। ये स्टॉक प्राइस शार्पली क्रैश होने के बाद 168 पे आ गया था, जो आज की रेट में 1250 के आसपास का ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट अराउंड इट्स ऑल टाइम हाई। और यहीं पर अगर हम केईसी की बात करते हैं तो ये रहा केईसी इंटरनेशनल। केईसी इंटरनेशनल को अगर हम देखें तो इसके रिटर्न्स वैसे नहीं रहे हैं और कारण हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वो एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, वो प्योर पावर प्ले नहीं है। तो यहां पर देखिए वो स्टॉक अगेन जो 160 के आसपास का आ गया था,
इसमें 1250 के आसपास का हाई लगा है, लेकिन अभी ये स्टॉक अपने हाई से 50% के आसपास नीचे आ चुका है। दोस्तों यहां पर अगर हम इसके फाइनेंशियल्स पे नजर डालें तो यहां पर हम स्कैनेक्स पे चलते हैं और मैं टाइप करता हूं पावर ग्रिड। तो ये रहा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पिछले एक साल का रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 3.5% का है, लेकिन पिछले 5 साल का रिटर्न इज मोर देन 162% के आसपास। इसके फाइनेंशियल्स को हम ऑलरेडी ब्रॉडली कवर कर चुके हैं। यहां पर अगर हम इसकी की रेशियोज को देखते हैं तो ये इसकी प्राइस टू बुक रेशियो है, जो कि अभी भी 3 गुना महंगी चल रही है। ईपीएस की बात करें तो अच्छा है, पी रेशियो जो है वो भी बुरा नहीं है, 19 के आसपास का है, विच इज फेयरली गुड। और डिविडेंड यील्ड भी बुरा नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 3% के आसपास का आपको डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रहा है। और क्योंकि ये कंपनी बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में काम करती है, इसीलिए इसका डेट टू इक्विटी रेशियो लो देखने को नहीं मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली 1.4 के आसपास का इसका डेट टू इक्विटी देखने को मिल रहा है। तो ये अगर हम पावर ग्रिड की बात करें। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम केपीआईएल की बात करते हैं तो सिमिलर से फंडामेंटल आपको केपीआईएल के भी देखने को मिल जाएंगे। यहां पर भी आपका पीबी रेशियो 3 के आसपास चल रहा है, डेट टू इक्विटी रेशियो कंट्रोल्ड है, 0.71 के आसपास का है, पी रेशियो थोड़ा सा ओवरवैल्यूड सा है, विच इज 26। ओवरवैल्यूड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन स्टिल कंपेयर टू पीजीसीआईएल ये ओवरवैल्यूड है। पिछले 5 साल का रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 250% के आसपास का देखने को मिला है। और यहीं पर अपनी लास्ट कंपनी जो अभी तक हमने डिस्कस करी है, अभी हम और कंपनीज के बारे में भी बात करेंगे। तो यहां पर अगर हम केईसी के बारे में बात करते हैं तो केईसी में देखिए, केईसी के रिटर्न्स बहुत अच्छे पिछले कुछ सालों के अंदर नहीं रहे हैं। तो ये अभी तक हमने जितनी बातें थ्योरी में डिस्कस करी हैं वो सारी बातें आप लाइव अगर यहां पर देख रहे हैं तो पिछले 1 साल का रिटर्न नेगेटिव है, पिछले 5 साल का रिटर्न इन तीनों कंपनीज में से अभी तक सबसे लो है। यहां पर पी रेशियो 22 है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.84 है और पीबी रेशियो भी 2.72 के आसपास का है। लेकिन स्टॉक ने अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है पिछले कुछ सालों के अंदर। दोस्तों केईसी एक बैलेंस्ड बट कंस्ट्रेंट बिजनेस है। ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, डाउनसाइड प्रोटेक्ट करता है और स्टेडी ग्रोथ डिलीवर करता है, लेकिन ये हाई रिटर्न हाई मार्जिन कैटेगरी में फिट नहीं होता है। इन्वेस्टर के लिए मतलब क्या है इसका? ये पोर्टफोलियो का स्टेबलाइजर हो सकता है, लेकिन ये एग्रेसिव वेल्थ का क्रिएटर नहीं हो सकता है, ये उसका प्राइमरी ड्राइवर नहीं हो सकता है। ये चीज हमने थ्योरी में पढ़ी है, ये चीज हमने डिस्कशन में भी अभी करी है और ये चीज हमने यहाँ पर चार्ट में भी देख ली है। दोस्तों यहां पर हम चौथी कंपनी के बारे में बात करेंगे, विच इज स्किपर लिमिटेड। एफिशिएंसी ड्रिवन ग्रोथ स्टोरी का अप्रोक्सीमेटली 8,500 करोड़ के ऑर्डर बुक और 46% ग्रोथ पहली नजर में स्ट्रॉन्ग डिमांड और एग्रेसिव एक्सपेंशन को रिफ्लेक्ट कर देती है। पूरी की पूरे ये जो हमने नंबर्स डिस्कस किए हैं, ये क्लियरली दिखाता है कि कंपनी एक्टिवली न्यू प्रोजेक्ट्स विन कर रही है और मार्केट शेयर गेन कर रही है। लेकिन दोस्तों स्किपर की रियल स्ट्रेंथ सिर्फ ग्रोथ नंबर्स में नहीं बल्कि उसके एफिशिएंसी मैट्रिक्स में छुपी हुई है। जब हम 24% आरओसी देखते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि कंपनी हर रुपी कैपिटल का इफेक्टिव यूज कर रही है। ये नंबर ईपीसी स्पेस में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव माना जाता है। अगर हम इसको वर्किंग कैपिटल साइकिल विच इज अराउंड 28 डेज फॉर दिस कंपनी के साथ कंबाइन करके देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट इंसाइट हमें देती है। कंपनी का कैश फ्लो फास्ट रोटेट हो रहा है, इसका मतलब है कि पैसा प्रोजेक्ट्स में अननेसेसरीली अटका नहीं हुआ है बल्कि जल्दी कन्वर्ट होकर नेक्स्ट साइकिल में यूज भी हो रहा है। ये दोनों चीजें मिलकर एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाती है, हाई कैपिटल एफिशिएंसी एंड फास्ट कैश कन्वर्जन। दोस्तों अब जब मार्जिन्स विच इज अराउंड 10% के आसपास हैं, अगर हम इसको देखें तो ये इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देता है। नॉर्मली हाई प्रॉफिटेबिलिटी हाई मार्जिन से आती है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी का ड्राइवर एफिशिएंसी है, प्राइसिंग पावर नहीं है। इसका मतलब यह है कि कंपनी प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज नहीं कर रही है बल्कि अपनी एग्जीक्यूशन स्पीड और कॉस्ट कंट्रोल से रिटर्न्स जनरेट कर रही है। ये एक सस्टेनेबल मॉडल हो सकता है, लेकिन इसमें एक रिस्क भी है। अगर एग्जीक्यूशन स्लो हो जाएगा या कॉस्ट कंट्रोल वीक हो जाएगा तो रिटर्न्स क्विकली इंपैक्ट हो सकते हैं। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट एंगल है मिड कैप पोजीशनिंग। स्किपर का स्केल अभी पावर ग्रिड और केपीआईएल जितना बड़ा नहीं है, इसीलिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, लेकिन साथ ही वोलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा है इस कंपनी के अंदर। लार्ज कंपनी से कंपैरिजन में ये एक्सटर्नल शॉक्स और एग्जीक्यूशन इश्यूज से ज्यादा इंपैक्ट हो सकती है, जो कि पावर ग्रिड के ऊपर इंपैक्ट नहीं करने वाला है। अगर हम ग्रोथ विच इज 46%, आरओसी विच इज 24% को कंबाइन कर दें तो ये एक रेयर सिग्नल देता है कंपनी सिर्फ ग्रो नहीं कर रही है बल्कि प्रॉफिटेबल ग्रोथ डिलीवर कर रही है। ये कॉम्बिनेशन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए क्रिटिकल होता है।
फ्रेंड्स, स्किपर एक एग्जीक्यूशन लेड कंपाउंडर है। ये अपनी एफिशिएंसी के थ्रू रिटर्न्स जनरेट कर रहा है, ना कि अपने हाई प्राइसिंग पावर के थ्रू। इन्वेस्टर के लिए इसका मतलब है, अगर कंपनी अपनी एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन मेंटेन रखती है तो ये स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएटर बन सकती है। लेकिन क्योंकि मॉडल एफिशिएंसी ड्रिवन है, कंसिस्टेंसी यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। दोस्तों, हम यहां पर दो कंपनीज के बारे में और बात करेंगे जो इस सेक्टर की बैकबोन है, जिसमें से पहले हम बात कर रहे हैं ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड की। दोस्तों, ट्रांसरेल की अगर हम बात करें तो एग्रेसिव ग्रोथ है, कैपिटल एफिशिएंसी है, ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर हम मिला दें, ये मिला के 14,500 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है और 43% के आसपास का ग्रोथ दिखाई देता है सरफेस लेवल पर। ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड पाइपलाइन को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन इसका डीपर मीनिंग और भी पावरफुल है। ये सिर्फ ये नहीं दिखाता कि कंपनी प्रोजेक्ट्स विन कर रही है, बल्कि ये भी इंडिकेट करता है कि मार्केट में इसकी एग्जीक्यूशन क्रेडिबिलिटी और कंपेटिटिव पोजीशनिंग स्ट्रांग है, जिसकी वजह से ये कंसिस्टेंटली नए कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर पा रही है। दोस्तों, हम यहां पर लास्ट कंपनी की बात करते हैं, विच इज टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। कंट्रोल ग्रोथ है, हाई क्वालिटी रिटर्न्स है, 10,400 करोड़ के आसपास का इसका ऑर्डर बुक है और 40% रेवेन्यू ग्रोथ है। पहली नजर में स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन दिखाता है, लेकिन इसका रियल स्ट्रेंथ ग्रोथ से ज्यादा क्वालिटी ऑफ ग्रोथ में है। सबसे पहले मार्जिन्स, अगर हम मार्जिन्स की बात करें, 18% के आसपास के मार्जिन्स है। ईपीसी सेक्टर में ये मार्जिन सिग्निफिकेंटली हायर है, जो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी ब्लाइंडली ग्रोथ चेज नहीं कर रही है, बल्कि सिलेक्टिवली हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स को चूज कर रही है, सिलेक्ट कर रही है। वो बिडिंग लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे करती है। अब जब इसका नियर जीरो डेट, विच इज 0.01 के आसपास, अभी हम बाकी सबके डेट देखे थे, लेकिन ये ऑलमोस्ट डेट फ्री है, इसके साथ अगर मैं कंपेयर करके देखूं तो ये एक और स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल जाता है मुझे कि कंपनी अपनी ग्रोथ को लेवरेज पर डिपेंड करके फंड नहीं कर रही है। ये फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड अप्रोच दिखाता है कंपनी के बारे में, और यहां पर रिस्क कॉन्शियसली कंट्रोल किया जा रहा है। दोस्तों, ये दोनों चीजें मिलकर एक इंपॉर्टेंट इंसाइट देती है। कंपनी ग्रोथ एट एनी कॉस्ट अप्रोच फॉलो नहीं कर रही है, बल्कि प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस कर रही है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं पांचों कंपनी के और पूरे सेक्टर के फाइनल कंक्लूजन पे। मैंने बड़ी कंपनीज के बारे में आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करी है, छोटी कंपनीज के बारे में आपको मैंने ब्रॉडर आइडिया यहां पर प्रोवाइड कर दिया है। ऐसे और भी छोटे छोटे प्लेयर्स हैं हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर। अगर हम पूरे एनालिसिस को एक साथ देखें तो एक बहुत क्लियर और प्रैक्टिकल पिक्चर सामने आती है। इंडिया का पावर टीएनडी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फेज में है। डिमांड राइजिंग है, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन एक्सेलरेट हो रहा है और गवर्नमेंट केपेक्स पाइपलाइन नेक्स्ट डेकेड के लिए स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेक्टर ग्रोथ ऑटोमेटिकली वेल्थ क्रिएशन में कन्वर्ट नहीं होती है। रियल डिफरेंस ये डिसाइड करता है कि कौन सी कंपनीज इस ग्रोथ को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करती है और ऐसा करके प्रॉफिट अर्न करती है और रिटर्न्स में कन्वर्ट भी कर पा रही है। दोस्तों, अगर हम कंपनी पोजीशनिंग को सिंप्लीफाई करें तो एक क्लियर सेगमेंटेशन हमारे सामने आ जाता है। पावर ग्रिड स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी का सिंबल है, जहां रिटर्न्स कंसिस्टेंट है लेकिन ग्रोथ लिमिटेड है। यहीं पर अगर हम केपीआई और केईसी के ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करती है दोनों कंपनीज, लेकिन मार्जिन्स और एग्जीक्यूशन रिस्क उनके रिटर्न्स को कंस्ट्रेंट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रांसरेल और टेक्नो इलेक्ट्रिक जैसे प्लेयर्स को स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन और कैपिटल एफिशिएंसी के थ्रू हाई ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं दोनों कंपनीज, लेकिन उसके साथ साथ वोलेटिलिटी और एग्जीक्यूशन रिस्क इनका बना हुआ है। वहीं पर स्किपर एक डिफरेंट अप्रोच फॉलो कर रहा है, कंट्रोल ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स और डिसिप्लिन्ड कैपिटल एलोकेशन के थ्रू सस्टेनेबल रिटर्न्स जनरेट कर रही है ये कंपनी। फ्रेंड्स, इस पूरे सेक्टर का कोर इनसाइट ये है कि इन्वेस्टिंग में आपको एक ट्रेड ऑफ समझना पड़ता है, स्टेबिलिटी वर्सेस ग्रोथ और ग्रोथ वर्सेस क्वालिटी। हर कंपनी एक अलग पोजीशन ऑक्यूपाई करती है और हर इन्वेस्टर को अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग चूज करना होता है कि उनको कौन से टाइप की कंपनी सूट कर रही है। अगर स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखें तो एक कंट्रोल्ड बैलेंस अप्रोच सबसे इफेक्टिव रहती है, जहां पोर्टफोलियो में एक स्टेबल एंकर हो, कुछ ग्रोथ ड्रिवन कंपनीज हो और कुछ हाई एफिशिएंसी प्लेयर हो जो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग डिलीवर कर सके। फ्रेंड्स, एंड में कंक्लूजन सिंपल और क्लियर है। इंडिया का टीएनडी सेक्टर नेक्स्ट डेकेड की स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन रियल वेल्थ उन कंपनीज में क्रिएट होगी जो सिर्फ ग्रोथ नहीं कर रही हैं, बल्कि एफिशिएंटली एग्जीक्यूट भी कर रही हैं, मार्जिन मेंटेन करती है और कैपिटल का स्मार्ट यूज भी करती हैं। और इसीलिए एक स्मार्ट इन्वेस्टर सेक्टर नहीं बल्कि राइट कंपनी चूज करता है। और यही हमारी कोशिश रही है आज की वीडियो में कि मैं आपको सेक्टर के सारे इनसाइट्स प्रोवाइड करूं और साथ ही सारी की सारी कंपनीज के बारे में एग्जैक्टली बताऊं कि उनमें क्या चल रहा है। अगर आप सेफ इन्वेस्टर्स हैं
तो आप इनमें से कौन सी कंपनी का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप रिस्क एवर्स हैं तो आप कौन सी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। वो सारी चीजें मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी हैं। आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज मेक श्योर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप किसी भी सेक्टर को लेकर अल्ट्रा पॉजिटिव हैं या किसी स्टॉक को लेकर अल्ट्रा पॉजिटिव है और आप बड़े रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप एमटीएफ के थ्रू भी इन स्टॉक्स को अपने टर्मिनल पे ऐड कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। एमटीएफ पे एक मार्जिन पे करके, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी पे करके और छोटा सा इंटरेस्ट कॉस्ट पे करके आप इसको जब तक चाहें होल्ड कर सकते हैं। पावर सेक्टर मैंने आपको दिखाया कि कंपनीज ने कैसे रिटर्न्स प्रोवाइड करे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं और अगर आपको लगता है कि मार्केट में डिप्स में यहां पर बाय करना चाहिए, तो एमटीएफ कंसीडर कर सकते हैं या फिर आप कैश मार्केट के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगला सेक्टर आप कौन सा समझना चाहते हैं वो मुझे कमेंट में बताइएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टॉकिंग टू यू अबाउट द अपकमिंग सेक्टर्स जिसमें आपका इंटरेस्ट है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।